दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, बाकी आपको चौंका देने वाली है। अखबार में एक खबर प्रकाशित होती है जिसमें लिखा हुआ था कि अदालत का ऐतिहासिक फैसला। आज जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंच जाती है, लोग अखबार पढ़ते हैं तो सुबह ही दिन निकलने के बाद सीधा अदालत के बाहर खड़े हो जाते हैं। संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि एसीपी को भारी पुलिस बल के साथ मौजूद होना पड़ता है, ये देखने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि बवाल खड़ा हो जाए। 4 स्टूडेंट होते हैं जो कटघरे में खड़े हुए थे। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। चारों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। बस इतना था कि उन लोगों ने दूसरे से फिर पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, फिर है कोर्ट का फैसला आता है और है कोर्ट का भी फैसला इसे बरकरार रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, चारों धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी जो सबसे अच्छे शीर्ष पर जिनकी सबसे बेहतरीन छवि थी, लगभग 1000 व्यक्ति शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद हस्ताक्षर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस मामले में जरा गौर से सुनवाई की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उन चारों को फांसी की सजा ही देता है। साथ ही मामला राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचता है और राष्ट्रपति भी उनकी अपील को खारिज कर देते हैं। यानी कि 27 नवंबर 1983 को उन चारों स्टूडेंट को फांसी दे दी जाती है। एक ही बार में जब ट्रिगर गिराया जाता है तो चारों फांसी पर लटक जाते हैं। उसके बाद पूरा शहर जो होता है वो तरह तरह की चर्चाएं करने लगता है। आज कहानी उन चारों स्टूडेंट को आखिरकार फांसी क्यों दी गई थी? ऐसा क्या मामला था कि 1000 लोग जो शहर के सबसे अच्छे लोग थे वो इकट्ठा होते हैं और इस फैसले की जब निचली अदालत में सुनवाई हो पूर्ण हो जाती है और जो फैसला आने वाला था तो इस बात को सुनने के लिए पूरा शहर उस अदालत के इर्द गिर्द उमड़ पड़ता है। आज कहानी उस पूरे मामले की। आदाब, नमस्कार। शास्त्रीय काल में उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। बात कर रहा हूँ 24 मार्च साल 1970 की। मोला मुधा नदी है एक और वहां पर एक लाश थी जो कि 24 मार्च की सुबह को तैर रही थी। जैसे ही आसपास से लोग गुजर रहे थे, गुजरते हुए लोगों की नजर पहुंचते हैं। मामले की सूचना पुलिस स्टेशन को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद उस लाश को जब बाहर निकाला गया तो दरअसल वो लोहे की सीरी के अंदर सीरी में बंधी हुई एक लाश थी। उसके हाथ और पैर बिल्कुल सीधे करे हुए थे और जो नायलॉन की रस्सी होती है उस रस्सी से हाथ पैर बांधे हुए थे। साथ ही गले में भी एक रस्सी पड़ी हुई थी, उससे उसको फांसी दी गई थी। ये घटनाक्रम किसने अंजाम दिया है, किसने नहीं दिया है, धीरे धीरे खबर पूरे शहर में आपकी तरफ फैल जाती है। एक इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है माणिक राव। माणिक राव को इस मामले की जांच दी जाती है। माणिक राव सोचने पर मजबूर थे। जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो उन्होंने देखा कि इस लाश को भी एक विशेष तरीके से बांधा गया है और एक लाइलॉन की रसोई रस्सी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अब तक शहर के अंदर 10 हत्याएं हो चुकी थी और सबके मारने का एक ही तरीका था। ज्यादातर लोगों की गला घोंटे गए थे और नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया था। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। शहर में एक मैसेज फैलाया जाता है कि नायलॉन की रस्सी को कौन कौन बेचते हैं, इसके बारे में सूचना दे दी जाए। यदि पुलिस को पता चल जाएगा तो उस विक्रेता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब एक व्यक्ति होता जिसका नाम सतीश गोरे होता है। सतीश गोरे इंस्पेक्टर के पास आता है। आकर कहता है कि साहब, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो सिर्फ रस्सी बेची थी। जैसे सतीश गोरे उस इंस्पेक्टर से बातचीत करता है तो सतीश गोरे पूरी कहानी बताता है और उसके बाद एक चेहरा एक नहीं बल्कि कई चेहरे थे जो स्केच तैयार किए जाते हैं। करने के बाद अब उनकी तलाश शुरू हो जाती है। इसी बीच में एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुहास चांडक। अब सुहास चांडक होता है, वो भी पुलिस के पास पहुंचता है और जाकर पुलिस से हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले एक व्यक्ति आ ही चुका था। जब दूसरा व्यक्ति आता है तब पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता खुलने वाला है और उसके बाद वो 4 लोगों के नाम लेता है। 4 लोगों में एक का नाम होता है राजेंद्र जक्कल, दूसरे का नाम होता है शांताराम, कान्होजी, जगपाल जगताप और तीसरे के नाम होता है मुनव्वर।
हारून शाह और चौथे व्यक्ति का नाम होता है दिलीप सुतार। चारों व्यक्तियों की तलाश शुरू हो जाती है और जब तलाश शुरू हो जाती है कई दिन बीत जाते हैं। यानी कि 30 मार्च 1977 को उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन चारों से जब पूछताछ की जाती है तो वाकई खौफनाक भयानक एक सच सामने आता है, जिसको सुनने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये पुणे का ही एक अभिनव कला महाविद्यालय होता है। महाविद्यालय के चारों स्टूडेंट होते हैं। शुरू से ही इनकी आदत थी चोरी करना, किसी के साथ लूट करना, राहजनी करना। इस तरह की आदत होती है और ये बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 1976 की। सुहास चांडक उनका एक साथी होता है। सुहास चांडक से कहते हैं कि एक प्रकाश नाम पर जो लड़का है कॉलेज के पीछे, जिसके पिता इनकी सुंदर हेकड़े का उनका होटल है, उस लड़के को बुला कर लेके आना। इसे राजेंद्र बुलवाता है और जैसे ही सुहास उसको बुला कर लेके आता है उससे राजेंद्र जक्कल अपने करवे रोड कर अपने घर पर लेके जाता है। ले जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि एक लेटर लिखो, पता लिखो और अपने बाप के नाम उसमें लिखना कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। जब ऐसी बात आती है घर छोड़ने की, वो मना करता है और वो मना करने के बाद उसको बहुत ज्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है। साथ ही वो लेटर लिख देता है, कहता है कि मैंने घर छोड़ दिया है और उससे रंगदारी यानी कि अपने ही घर वालों से वो पैसे की डिमांड करता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब जब बात पैसे की आती है वो लेटर लिख दिया जाता है। इसके बाद उस लड़के को अगले दिन यानी कि 16 मार्च को पेशवे पार्क के पास एक बिस्वा होटल के पास में लेके जाया जाता है। वहां ले जाने के बाद नायलॉन की रस्सी से उसका गला घूर दिया जाता है। उसके हाथ और पैर बांधी जाते हैं। बांधने के बाद उसे एक लोहे के ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है और लोहे के ड्रम को ले जाकर वही पार्क झील होता है, उस पार्क की झील के अंदर उस ड्रम को फेंक दिया जाता है। उसे भारी किया जाता है ताकि वो पानी के अंदर आराम से डूब सके और उसकी लाश कभी बाहर निकल ना सके। जैसे ही सुहास चांडक को ये बात पता चलती है, सुहास चांडक को धमकी दी जाती है कि ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मार दी जाओगे। इसलिए सुहास चांडक बिल्कुल शांत रहता है, चुपचाप अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर घूम रहा था। लेकिन इनकी आदत बन चुकी थी लोगों से लूटपाट करना और 31 अक्टूबर 1976 को विजयनगर कॉलोनी के अंदर ए जोशी नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनके घर जाते हैं। जैसे घर जाते हैं तो उनकी पत्नी उषा भी घर पर मौजूद होती है। कि पत्नी और ए जोशी दोनों को ये बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद ये पूछ रहे थे कि तुम्हारे घर में सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, रुपए कहाँ है, जो भी सामान है वो हमें दे दो और यहाँ से हम सकुशल चले जाएंगे। लेकिन वो इस बात को बताते नहीं हैं। जब नहीं बताते हैं तो उनका भी गला घोटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो एक जगह बंधे हुए थे और वो विरोध करने की स्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि चारों दोस्त, चारों स्टूडेंट्स जो थे, ये चारों के चारों उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। जब ये घटना को अंजाम दे रहे थे, इसी बीच में दरवाजे नॉक किया जाता है और जब दरवाजा नॉक किया जाता है तो जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी तब एक लड़का, इसका नाम होता है आनंद, वो कह रहा था कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया जाता है। उस लड़के को जब घर के अंदर दिया जाता है तो उसके शरीर पर जितने भी कपड़े थे उन कपड़ों को उतार दिया जाता है, उससे बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया जाता है और निर्वस्त्र करने के बाद उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर में रुपए पैसे जो भी जमाने वो निकाल दो, तुम्हें हम छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने ढूंढने की कोशिश की तो उसे एक मंगलसूत्र मिल जाता है जो उसकी माँ के गले का था। साथ ही एक घड़ी थी जो उसने निकाल के दी और कई 1000 रुपए थे। उसने कहा कि हमारे घर पर यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इतना सब कुछ देने के बावजूद भी उन चारों ने उस लड़के की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके गले में भी नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई थी। माँ और बाप मर चुके थे, यानी कि 3 हत्याएं इस घर के अंदर हो जाती है। पूरे शहर में ये घटना आग की तरह फैल जाती है। एक घटना थी जो होटल मालिक के बेटे की हत्या की जाती है। उस घटना और इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। वक्त आगे चलता है और वक्त आगे चलने के बाद 1 दिसंबर 1976 की रात 8 बजे एक भंडार का रोड है जो कि अभ्यंकर का बंगला के नाम से मशहूर होता है, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान होते हैं, जो पूरे शहर में जिनकी एक बहुत ही शानदार पहचान थी, जिनका नाम होता है काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर। उम्र उनकी लगभग 88 साल के आसपास होती है। वो अपने घर में मौजूद थे। उनकी पत्नी इंदिराबाई,
जिनकी उम्र 76 साल के आसपास होती है, उनकी नौकरानी सकुबाई जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, उनकी पोती होती है जूई जिसका नाम जूई होता है, उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। उनका पोता होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। अब ये 5 मेंबर एक घर के अंदर थे। ये चारों स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो चारों स्टूडेंट रात के 8 बजे 1 दिसंबर 1976 को जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है, तो पोता उस दरवाजे को खोलता है, और जैसे ही उस पोते ने उस दरवाजे को खोला इन चारों ने उसको पकड़ा। उसके मुंह में रुई ठूंस दी ताकि वो बोल ना सके, चीख ना सके, चिल्ला ना सके। उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। उसको बंधक बनाने के बाद घर के अंदर लेके जाते हैं। बारी बारी से घर के जितने भी मेंबर थे, पांचों के पांचों को बंधक बना लिया जाता है, और बंधक बनाने के बाद अचानक उनके दिमाग में क्या सोचता है। जो जूही, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, उसके सारे के सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और कपड़े उतरवाने के बाद उससे कहा जाता है कि घर के अंदर जितना पैसा, सोना, चांदी जो सामान है, वो सब कुछ अपने घर से लेके आ जाओ। ढूंढ ढांड के उसके बगादे साथ रहते हैं। साथ रहने के बाद जो भी घर में जितना पैसा जो भी कुछ हाथ लगता है वो उसको ले लेते हैं, और यहाँ से जब चलने का नंबर आता है तो उस लड़की को देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती है। पूरे परिवार के सामने उस लड़की का सामूहिक बलात्कार किया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। और जब ये यहाँ से जाने का नंबर आता है तो पांचों की हत्या कर देते हैं, पांचों का गला दबाते हैं, और नायन की रस्सी से उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर देते हैं। और जब ये घटना के बारे में पुलिस प्रशासन को पता चलती है तो पूरे शहर के अंदर लोग सड़कों पे उतर आते हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है। जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी करो। पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था, और हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि शाम 6 बजे के बाद कोई अपने घर से डर के वजह से निकलने को तैयार नहीं होता था। कुछ वक्त आगे बीता है। 23 मार्च 1977 की बात है। अनिल गोखले जो कि कॉलेज में इन्हीं का फ्रेंड होता है, एक दिन यानी कि वो 23 तारीख को अपने भाई से मिलने के लिए, जिसका भाई जयंत गोखले जो कि अलका के अंदर मूवी देख रहा था, जो फिल्म देख रहा था। इसी बीच में राजेंद्र जक्कल अपनी बाइक से जा रहा था। कहता है कि अनिल गोखले अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं मेरी बाइक पे तुम बैठ सकते हो। जैसी अनिल गोखले ने कहा कि तुम तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड हो, आराम से बैठ सकते हो, तो बजाय उसको वो ये अलका टारकीस ले जाने के उसको अपने यहाँ अपने घर की तरफ ले जाता है। करबे रोड पर बार वहां ले जाने के बाद उससे गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसी बीच में एक लोहे की सीढ़ी थी जो उसका जिसका इंतजाम किया जाता है, उस लोहे की सीढ़ी पर उसको बांधा जाता है, और बांधने के बाद उसको आगे एक पार्क होता है, और पार्क नहीं बन गई, नदी होती है, उस नदी में उसको फेंक दिया जाता है। लगभग 24 घंटे के बाद वो लाश सीढ़ी सही थी जब बाहर तैरने लगती है, तब रहा। चलते लोगों की नज़र उससे पड़ जाती है, और जैसे ही लोगों को ये खबर पहुंचती है तो पुलिस प्रशासन आता है। 2-3 घटनाएं और होती है। ये 27 नवंबर 1976 को यशोमती बफाना एक संकर रोड पर एक फैमिली होती है। उसके घर में ही घुस जाते हैं, लेकिन 2 नौकर इन चारों पर भारी पड़ जाते हैं, इसलिए चारों जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अगस्त 1976 में कोल्हापुर के एक व्यापारी के घर पर भी ये धावा बोलते हैं, लेकिन वहां जाकर भी सफलता नहीं मिलती, इसलिए वहां से भाग जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं थी जिनका जिक्र ही नहीं हुआ था। कहीं ऐसी घटनाओं के इन्होंने इनकी संलिप्तता होती है। जब पूरे इस मामले की जांच होती है, पड़ताल होती है, चारों लोगों की निशानदेही के आधार पर कुछ सबूत जुटाए जाते हैं। पूरे शहर के लोगों में एक खौफ बना हुआ था, और इनकी 30 मार्च 1977 को गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद इस बहुत कम समय में चार्जशीट दाखिल किया जाती है, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 15 मई 1978 से कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है, बहुत ही कम वक्त उनको लगता है 28 सितंबर 1978 क्यों अखबार में खबर प्रकाशित होती है कि आज ऐतिहासिक फैसला अदालत की तरफ से आएगा, और जैसे ही यह खबर अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद यह सुनने की कोशिश, जानने की कोशिश में थे कि क्या आखिरकार इन हथियारों को क्या सजा मिलेंगे। सबकी जानने की उत्सुकता होती है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
एसीपी पुलिस प्रशासन जो होते हैं, जिनका नाम होता है हुलियाकर मधुसूदन हुलियारकर, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं भीड़ इन पर हमला ना कर दे, उनको नुकसान में पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और लोग ये फैसला सुनकर जब उन्हें पता चलता है कि फांसी की सजा सुनाई गई है, तो लोग सकुशल अपने घर चले जाते हैं, ये सोचकर कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कानून इन्हें सजा देगा तो ये सबसे बढ़िया है। कानून इन्हें सजा दे देता है और उसके बाद बॉम्बे है। कोर्ट से 6 अप्रैल 1979 को इससे फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला था 17 नवंबर 1980 को, और जैसे ही शहर में ये खबर फैलती है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक पायदान पे इकट्ठे होते हैं। शहर के 1000 जो सबसे अच्छी छवि के लोग थे, उनकी सूची बनाई जाती है। चाहे वो शिक्षक हो, नेता हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के व्यक्तियों की एक सूची बनाकर उन्हें सामने लाया जाता है। पत्र लिखा जाता है, सबकी हस्ताक्षर होते हैं। दलील दी जाती है कि सब इन्हें फांसी से नीचे कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पत्र जाता है। पत्र जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, उनकी दलील जो थी, उनकी जो बात थी, उन पर बिल्कुल ध्यान दिया जाता है और उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। और यही बात जब राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, तो राष्ट्रपति ने भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था जब फांसी की सजा को बरकरार रखा था। बहुत कम समय यानी कि 27 नवंबर 1983 को ये दिन वो तारीख मुकर्रर कर दी गई, और जो पुणे की एक सेंट्रल जेल है। बताया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी जेल है। ये वो जेल है जिसमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त को भी रखा गया था। उसी जेल के अंदर 1976 को 27 नवंबर की वो तारीख थी। इन चारों को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है, और जब ये फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं, तब शहर के लोगों ने सुकून दिया था। सांस मतलब खुशी की सांस ली थी। उन्होंने कहा कि अब इस शहर की गंदगी, इस शहर की जो बुराई थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते मेरठ के रहने वाले हैं, कुमार अयोध्या के रहने वाले हैं, अने पांडे किशनगंज के रहने वाले, मोहम्मद अली अकबर सूरज कुमार यादव हापुड़ के रहने वाले हैं, राजकुमार आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सहदेव कुमार, बबलू अंसारी, जमशेद खान, शेख नूर आलम सक्सेना, प्रभात पटेल, विवेक कुमार, रजत पोसवाल, सुमेर सिंह यूनुस, मोहम्मद राकेश, अनिल माथुर, सौरभ, सुनील पटेल, विनय कुमार। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।